बोलिए दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? अवतल और उत्तल। चलिए अभी हम फोटो बनाएंगे है न दोनों दर्पण का। आप पहचान के बताइएगा कौन दर्पण है। बताइए कौन दर्पण? कौन दर्पण है? ले बगैर कलर किए हुए पहचाना नहीं जा सकता कि दर्पण कौन सा है। ठीक है न? जब तक इसका हम लोग पॉलिश नहीं करेंगे एक साइड तब तक ये दर्पण कांच क्या पारदर्शी कांच हुआ। अब दर्पण को कलर करेंगे एक साइड पॉलिश करेंगे तब जाकर के होगा ये दर्पण। ठीक, तो दर्पण होने के लिए हम मान के चलिए इस पार्ट को अभी हम पॉलिश कर रहे हैं तो कौन सा दर्पण बन जाएगा? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? मान के चलिए कौन वाला भाग हम लोग कलर किए हैं? ऊपरी भाग यानी उभरा हुआ पृष्ठ। ठीक, और इसको हम लोग कलर कर देते हैं ये धंसा हुआ पृष्ठ तो कौन दर्पण बन जाएगा? उत्तल दर्पण। कलर करने पर निर्भर करता है बउआ कि किस साइड कलर करते हैं। अगर इस साइड हम लोग कलर कर देते तो ये भी अवतल बन जाता। ठीक है, ये अपना हो गया कौन दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक, और ये हो गया अपना उत्तल दर्पण। चलिए इंग्लिश तो पता ही है। कॉनकेव मिरर और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। चलिए अब एक बात जानिए, अगर इस पर है न प्रतिबिंब बनाना हो और वस्तु रखा हो अनंत पर। ठीक है, वस्तु कहाँ रखा है? अनंत पर। आज बउआ धूप बढ़िया से नहीं उगा है, नहीं बादल छाए हुआ तो करके दिखाते आपको। अगर अनंत पर वस्तु रखा हुआ है तो अनंत पर कौन वस्तु तुमको दिखता है? अपने चारों तरफ देखिए, सबसे ज्यादा दूरी पर कौन है जो दिख रहा है? सूरज नहीं दिख रहा है ज्यादा दूरी पर। मान के चलिए कि वो अनंत पर रखा हुआ है। अगर सूरज से आने वाली प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण कहाँ से आ रहा है? सूरज से। और दूरी कितना? अनंत दूरी। ठीक, यानी कि अनंत से प्रकाश की किरण मान के चलिए इस दर्पण पर आती है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पर अगर प्रकाश की किरण अनंत से आती है, ठीक, तो अनंत से आ रही है तो ये अनंत से आने के लिए दिखाने के लिए हम लोग एक बात का प्रयोग करेंगे कि इस लाइन के पीछे डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि ये प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है। ठीक, तो अनंत से आ रही है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ेगी है न, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इस बात को देखना। ठीक, तो एक बात जानिए बउआ, कल हम लोग बताए थे कि ये जो दर्पण है एक खोखले गोले का भाग होता है, बताए थे न? ये जो दर्पण है एक खोखले गोले का भाग होता है। तो कोई खोखला गोला है तो उसका तो केंद्र भी होगा ना? क्या केंद्र होगा? ठीक, तो मान के चलो इसका केंद्र अपना यहाँ होगा। इस केंद्र को क्या कहेंगे? सी। ठीक, इस केंद्र को सी कहेंगे और उस केंद्र से दर्पण के भाग पर एक लाइन खींचा जाता है। ठीक, और इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? लाइन को कहेंगे मुख्य अक्ष। लाइन को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। आई हो गया कौन चीज? वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत है? वैसे ही उसमें भी होता है, कोई दिक्कत? कहाँ लगता है हम लोग के दीवार के पीछे सीढ़ी पर आ गया था। चलिए, अनंत से आ रही प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ेगी तो हम लोग पता क्या देखेंगे? देखेंगे कि सब किरण
टकराने के बाद एक बिंदु पर मिल जाएगा। ठीक, एक बिंदु पर मिल जाएगा और उस बिंदु को कहते हैं फोकस, मुख्य फोकस। ठीक, यहाँ से दर्पण से टकराने के बाद ये वक्ता केंद्र बाद में लिखेंगे, ठीक ना। अभी इस पर आने दो, यहाँ से आएगा और सारा के सारा किरण एक जगह जमा हो जाएगा। ठीक, यहाँ से टकराने के बाद यही जाएगा, उसी बिंदु पर जाएगा सब। ये भी आएगा इसी बिंदु पर, ये भी आएगा इसी बिंदु पर। टकराने के बाद यह इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये इस पर जा रहा है, ये इस पर जा रहा है। समझे में कोई दिक्कत है किसी को? ये जो बिंदु है, इस बिंदु को कहते हैं हम लोग एफ। क्या कहते हैं? एफ। सी मतलब क्या हो गया? वक्रता केंद्र। सी मतलब वक्रता केंद्र। ठीक, और वक्रता केंद्र से दर्पण के भाग पर एगो त्रिज्या खींचा जाए, है ना। ठीक, यानी सी से इस बिंदु पी तक एक त्रिज्या खींचा जाए। ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। एजा पर हो गया सी से लेके पी तक। सी से पी तक क्या कहेंगे? अगर मान के चलो ये गोला होता तो केंद्र से लेके यहाँ तक त्रिज्या बोलता, इसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। वक्ता सी को वक्रता केंद्र, इसको भी वक्ता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए, मुख्य अक्ष को समझ गए। इस केंद्र से और फोकस से होकर गुजरने वाली जो रेखा है उसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष, है ना। यानी कि केंद्र से, वक्रता केंद्र से और मुख्य फोकस से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के मतलब हो गया यहाँ पर, है ना, कि केंद्र तथा किससे? फोकस से गुजरने वाली रेखा। कोई दिक्कत है? ठीक है ना। यानी कि सी समझ गया वक्ता केंद्र, एफ समझ गया मुख्य फोकस, यानी दर्पण से टकराने के बाद अनंत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने पर जिस बिंदु पर मिलती है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, यानी तीन बात समझ गए हम लोग। एक पॉइंट सी को क्या कहेंगे? ठीक, सी से पी तक का जो दूरी है उसको वक्ता त्रिज्या कहते हैं। वक्ता त्रिज्या को सूचित करते हैं बउआ आर से। कोई दिक्कत है? नहीं ना। ठीक, तो यहाँ पर आर का मतलब कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? सी से लेकर के पी तक। सी से पी तक के दूरी को क्या कहेंगे? आर, यानी वक्ता त्रिज्या। अब देखिए बउआ, 3 पॉइंट जाने मुख्य अक्ष, इसके अलावे ठीक एफ से लेके पी तक, एफ से लेके पी तक। तो एफ से लेके पी तक के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? छोटका एफ। ठीक, इसको कहते हैं वक्ता त्रिज्या और इसको कहेंगे फोकस दूरी। कोई दिक्कत है? फोकस दूरी का मतलब क्या? दर्पण के, पी को कहते हैं ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की जो दूरी है उसको फोकस दूरी कहेंगे। ठीक, और यहाँ पर ही हमारे पास क्या है? ये पी क्या है? ध्रुव। कोई दिक्कत? पी को क्या कहें हम लोग? ध्रुव। ई बिंदु को कहते हैं ध्रुव, ठीक है ना। इस बिंदु को कहेंगे हम लोग ध्रुव। ठीक, मुख्य फोकस ही वाला लाइन, मुख्य अक्ष वाला लाइन। ठीक, ध्रुव भी हो गया, फोकस दूरी भी हो गया, वक्ता त्रिज्या भी हो गया। और कुछ बचा? लगभग हो गया। ठीक, अगर कुछ होगा तो इसमें पकड़ा जाएगा। इसमें भी वैसे ही होता होगा। ठीक, इसको हम इधर से घेर देते हैं। मान के चलिए, है ना, कि अनंत से आ रही प्रकाश की किरण इस दर्पण पर पड़ेगा। ठीक, अनंत से आ रही प्रकाश की किरण इस दर्पण पर पड़ रही है, अनंत से आ रही प्रकाश की किरण इस दर्पण पर पड़ रही है, और अनंत से आ रही प्रकाश किरण इस दर्पण पर पड़ी। ठीक, अब तुम सोचो बउआ, ठीक, पड़ रहा है ना, किधर जाएगा? ठीक, कभी भी दर्पण के पीछे प्रकाश जाता नहीं है। तो पॉलिश किया हुआ कैसे जाएगा? ऊपर नहीं ना जाएगा, नहीं जाएगा।
अब इसको पार नहीं करेगा, ये क्या करेगा, यहीं से लौट जाएगा। ठीक, देखने में पता है कैसा लगेगा कि फोकस इसमें डायरेक्ट फोकस में मिल रहा है, इसमें लगेगा कि फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये अपना बिंदु हो गया दर्पण का ध्रुव P। ठीक, इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को हम लोग बढ़ाते हैं। अब इसका अगर हम लोग सेंटर खोजे तब सेंटर कहाँ, सी, यहां मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये ऐसा देखने में लगेगा, इसका P मान के चलिए यहां पर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, इसका P मान के चलिए यहां पर, देखने में ऐसा लगेगा ना कि ये वाला प्रकाश की जो किरण है यहां से निकली ऐसे जा रही है। अब तुम यहां पर ध्यान से अगर देखेगा इसको तो देखने में लगेगा कि यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है यह। ठीक है ना, देखने में लगेगा कि यहां से निकल रहा है, इस बिंदु को हम F कहेंगे। ठीक, ये वाला पार्ट भी देखेगा तो वैसे ही लगेगा कि तुम्हारा यही बिंदु से आ रहा है, इधर निकल रहा है। कोई दिक्कत है, इसको भी देखेगा, ये तो इसी पर लौट जाएगा। ठीक, यहां से तुम देखेगा तो लगेगा कि यही बिंदु से निकला है, इधर चला गया। ठीक, यहां पर भी वैसा ही लगेगा, यह इधर निकल गया। तो इसका फोकस ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया। अब यहां पर ही ठीक P से लेकर के C तक का जो दूरी है क्या कहलाएगा, क्या R, और F से लेकर के P तक का जो दूरी है वो फोकस दूरी। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब डायरेक्ट इसमें देखो एक चीज बच गया, देखो कहते हैं ना बनाते बनाते मिल जाए। F को क्या कहेंगे, ठीक, F को कहते हैं डायरेक्ट, F को कहते हैं F बराबर मुख्य फोकस। और कोई चीज बच गया नहीं, C मतलब तो वक्ता केंद्र बोल दिए, F मतलब मुख्य फोकस, C मतलब वक्ता केंद्र, और P मतलब ध्रुव, इस बिंदु को P बोल रहे थे। ठीक, मुख्य अक्ष बोल दिए यानी केंद्र और फोकस दूरी को मिलाने वाली रेखा, और P मतलब ध्रुव यानी कि केंद्र से जहां पर त्रिज्या तक बना रहे वो वाला लाइन, और जो बिंदु है वो। उसके बाद F से P तक, F से P तक फोकस दूरी हो गया। एक चीज बच गया, वह दर्पण का एक भाग होता है यह। ठीक, दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, और उस भाग को दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा M से लेकर N तक मिलाएंगे ने, एक रेखा बनेगी यहां से इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, तो इसको कहते हैं हम लोग, है ना, M से N। ठीक, M से N को क्या कह सकते हैं, व्यास। ठीक है ना, कौन व्यास कहेगा, तो नहीं व्यास नहीं, हाँ व्यास तो है, इसको कहते हैं द्वारा। ठीक, व्यास जैसा दिख रहा है वैसे जीवन कह सकते हैं दृश्य में। ठीक, तो दर्पण का हुआ भाग है ना, दोनों के दर्पण के दोनों सिरों के बीच का जो व्यास वाला भाग होता है उसको हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसमें भी सारा वही बात है। ठीक, यहाँ हो गया M और ये M। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक, कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण, अगर उस पर प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, ठीक, तो अनंत से आने के बाद परावर्तित होती है तो कहां पर मिलेगी, हमेशा फोकस पर, है ना। तो उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। कोई दिक्कत, जिस बिंदु पर मिलती है, इसमें डायरेक्ट मिल रहा, ठीक, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो जिस बिंदु पर मिले या मिलते हुए प्रतीत हो उस बिंदु को कहेंगे, क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। ठीक है, उसके बाद वो जो दर्पण है ये किसी खोखले गोले का भाग होता है, वो गोला का कोई केंद्र होगा, उस केंद्र को कहेंगे वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत नहीं, तो वक्रता केंद्र कहेंगे। अब देखो, वक्रता केंद्र फोकस दूरी, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस को मिलाने वाली जो रेखा होगा उसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक, तो ये मुख्य अक्ष दर्पण के जिस भाग पर स्थित हो उस भाग को कहेंगे क्या, ध्रुव P। कोई दिक्कत
नहीं। अब देखो ध्रुव से लेकर के एफ तक के दूरी को क्या कह रहे थे? फोकस दूरी है ना, ठीक। या इधर गया फोकस दूरी छोटा एफ, लिखे क्या, कहाँ लिखे? हाँ, फोकस दूरी इधर है ना, एफ से लेके पी तक दूरी, इसी को छोटा एफ से दिखा रहे हैं, ठीक। उसके बाद एम एन क्या है? तो दर्पण है जो खोखले गोले का भाग होता है, तो जो भी टुकड़ा है उस भाग के व्यास को हम लोग दर्पण का द्वारक हैं, ठीक। अब ये सब बात जानना जरूरी है अगर हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना चाहते हैं, प्रतिबिंब कैसा बनता है इसके बारे में विस्तार अध्ययन करना, तो ये सब बात जानना जरूरी है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग हम हेडिंग डालें कि दर्पण के विभिन्न भाग, अलग अलग भाग के बारे में जान रहे हैं। वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस दूरी, द्वारक, मुख्य फोकस, ठीक। और कोई भाग है जो ऐसा बच गया है, ठीक। वक्ता केंद्र हो गया, वक्ता त्रिज्या हो गया, ठीक। मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य फोकस हो गया, फोकस दूरी हो गया, द्वारक हो गया, बस, ठीक। एक चीज और खाली समझिए, ये जो वक्ता त्रिज्या है ना बउआ, आर, ठीक। किसी किसी बुक में स्मॉल आर से भी दिखाया होता है, किसी किसी बुक में कैपिटल आर से दिखाया होता है, ठीक है ना। तो आर जो है ना, वो फोकस दूरी का दुगुना होता है। इसका मतलब पता है क्या, कि सी और पी के बीच में होता है, एकदम बीच में, ठीक है ना। क्या बोले, आर बराबर दुगो एफ, यानी इतना दूरी एफ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी एफ ही होगी, तब न होगा ऐसा। या फिर ऐसा कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है ना, ऐसा होता है। इस पर फॉर्मूला आएगा सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करके बताइए कि ऐसा होता है, ठीक। तो वो हम लोग जानेंगे। आज तो हम लोग दर्पण के विभिन्न भाग देख लिए, ठीक। सबसे पहले दर्पण से अनंत से आ रही प्रकाश की किरण या तो फोकस पर मिलेगी या फोकस से मिलती हुई प्रतीत होगी। अब अगर डायरेक्ट मिल रही है इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, अब मिलती हुई प्रतीत हो रही है इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। मिलती हुई कहाँ प्रतीत हुआ, वो दर्पण के पीछे, और रियल में कहाँ मिला, दर्पण के आगे, है ना, ठीक। पिछले वीडियो में हम लोग देखे कि वास्तविक प्रतिबिंब बना रहे थे, ठीक। तो क्या देखे कि दर्पण यहाँ रखे थे और यहाँ पर ही पर्दा रखा था, उस पर बन रहा था प्रतिबिंब, दर्पण के आगे बन रहा था, ठीक। और अगर हम लोग चेहरा देखते तो दर्पण के पीछे बनता। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा तो सच में प्रकाश की किरण मिलती है, और उसमें जब आभासी दिखता तो मिलती हुई प्रतीत होती है। अब देखो, जहां पर परावर्तित प्रकाश की किरण मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, ठीक। और खोखले गोले का जो केंद्र होगा उस दर्पण का भी क्या कहलाएगा, केंद्र, ठीक। तो सी को क्या कहेंगे, वक्ता केंद्र। अब बताओ, ठीक है ना। सी से यानी कि एफ से, सी और एफ से होते हुए एक लाइन खींचेंगे, है ना, जो दर्पण को बिंदु पी पर काटती है, तो बिंदु पी को क्या कहेंगे, ध्रुव। और सी से पी तक के दूरी को क्या कहेंगे, वक्ता त्रिज्या। और ये पूरा जो लाइन है, ठीक है ना, उसको लाइन को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक। और फोकस, मुख्य फोकस से लेके पी तक के जो दूरी है उसको फोकस दूरी, और दर्पण का एक भाग होगा, है ना, गोलीय वाला भाग, तो वहां से वहां तक की जो दूरी है उसको क्या कहेंगे, द्वारक। यहाँ से यहाँ का जो व्यास है उसको क्या कहेंगे, द्वारक। बस इतना बात जानना है बउआ, आगे हम लोग दर्पण में सीख सकते हैं। कोई दिक्कत है, ठीक नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, खाली यहाँ पर एक लाइन दिखाना है। देखिए बउआ, हम लोग पढ़े हैं कि दर्पण कोई भी हो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करेगा क्या, ठीक। तो यहाँ पर आपतित किरण तो दिख रहा है, परावर्तित किरण भी दिख रहा है, अभिलंब कहाँ है, तो अभिलंब देखो, सी से आप लाइन खींचेंगे, है ना, सी से लाइन खींचेंगे तो यही हो गया अपना क्या, अभिलंब, ठीक। तो
आने वाली किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये आई, ठीक है ना। अपतन कोण और अभिलंब और जाने वाली किरण के बीच परावर्तन कोण आर। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अभी बात हर जगह लागू होता है, एक जगह खाली हम दिखा दिए, ठीक है। चलिए इस दर्पण में भी होगा। अब सी से आप एक सी से जो भी खींचेंगे एक लाइन, वही अभिलंब होगा, ठीक। तो ये अभिलंब के एक तरफ आने वाली किरण और इसके बीच हो गया कोण आई और ये हो गया कोण आर, ठीक है। सभी दर्पण में ही लागू होगा, समतल हो, उत्तल हो, अवतल हो, ठीक। बाकी तो दर्पण का भाग हम लोग देख लिए, ठीक है ना।